हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स प्रेरणा पे। हम लोग आज से क्लास 10th के मैथ्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं, क्योंकि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में 100 नंबर में से 50 नंबर सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का होता है। इसलिए आज से हम लोग चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में बिहार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं उन क्वेश्चनों को हम करने वाले हैं। इसलिए ताकि आपका जो अगला एग्जाम है बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 उसमें आप अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। अपना कलम कोई भी किताब निकाल लीजिए और शुरू कीजिए। ये रहा क्वेश्चन आपका बोर्ड पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि यदि क्वेश्चन नंबर 1 आपका बोल रहा है कि यदि P और Q दो आभास संख्याएं हैं तो मासा होगा। इससे पहले क्या है, आपको ये जानना पड़ेगा कि आभास संख्या होता क्या है। आभास संख्या वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी भी अन्य दूसरी संख्या से ना कटे। एग्जाम्पल तौर पे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। ये सारी संख्या वैसी है जो एक से कटेगा या खुद से कटेगा। ये भी एक से कटेगा या खुद से कटेगा। ये भी एक से कटेगा और खुद से ही कटेगा। और ये भी एक से कटेगा या फिर खुद से। मतलब वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी संख्या से ना कटे वो आभास संख्या कहलाता है। और हमसे पूछ रहा है कि इसमें इसका मासा क्या होता है। मासा मतलब क्या होता है? एचसीएफ, क्योंकि अब एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम को लासा और एचसीएफ को मासा कहते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब दो संख्याओं का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ अंक कौन सा है, संख्या कौन सा है। इसमें देखिए तो कॉमन क्या मिल रहा है आपको, 1 1 1 1। मतलब एक सभी में कॉमन है। सारे आभास संख्या में एक क्या है, हमेशा कॉमन रहेगा। इसलिए सारे आभास संख्याओं का अगर दो आभास संख्याओं का आप मासा लीजिएगा तो हमेशा क्या एक ही आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे एगो ले लेते हैं। चलिए 5 7 के कर लेते हैं। 5 से 7 से भागा देते हैं मासा निकालने के लिए, क्योंकि मासा निकाल रहे हैं भाग दिशा यहाँ पे। ठीक है, चलिए एक बार में लग जाएगा 2 2 दूनी 4, सॉरी 5 हो जाएगा यहाँ पे 5, तो 2 दूनी 4 कटेगा 1। और फिर 2 बार में लग जाएगा, 2 बार में 2 कट गया पूरी तरह से। कितना मासा आया देखिए, जो भागफल होता है भाजक जो होता है इसमें क्या आता है, हमारा मासा कहलाता है। हमारा मासा कितना आया, मासा हमारा आ गया 1। वही तो हम बोल रहे थे, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे अधिक बड़ा वाला जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, सभी में उभयनिष्ठ हो। क्या है, 1 1 है। इसलिए हमेशा दो आभास संख्याओं का मासा क्या होगा, हमेशा 1 होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसलिए यहाँ पे P और Q दो आभास संख्या बोल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। इससे पहले आपको ये समझना जरूरी होगा कि प्राकृतिक संख्या है क्या। तो गिनती के सारी संख्याओं को क्या हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 से जितना भी आप इस्तेमाल करते हैं काउंटिंग करने के लिए, गिनने के लिए, वो सारी संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या है। एग्जाम्पल तौर पे जो आपका दिख रहा है 1 2 3 4 5, ऐसा क्या है, जितना भी आप काउंटिंग गिनती के लिए गिनती की संख्या जितना भी है वो सारे क्या है, प्राकृतिक संख्या है। देखिए तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो आगे बढ़ते जाएगा, क्या है, बड़ा से बड़ा होते जाएगा। छोटा सबसे कौन है, या देखिए ये क्या है, हमारा सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, छोटा प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, क्या आपका है 1, यानी ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा आंसर सही होगा। समझ गए। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोल रहा है। संख्याएं 12 15 और 21 का मासा क्या होगा। 3 संख्याएं दिया गया है, इसका मासा निकालना है। ये तो आपको आसानी से कर लेंगे, ये सबसे आसान वाला था। फिर भी निकाल लेते हैं, क्या है 12 15 और 21, इनका मासा। सिंपल पहले क्या करेंगे, 12 से 15 भाग भी मासा निकालने वाले यहाँ पे हैं। क्या करेंगे, 12 और 15 में भाग देंगे। कितना हो गया, 2 बार में कटेगा, एक बार में कट जाएगा 12, यहाँ पे 3 आएगा, 3 फिर 1 से कटेगा तो 3 चौक 12 कट गया। कितना आया इसका, 3 बार में कट गया। अब जो जितना बार में कट गया फिर एक संख्या और बचा हुआ है नहीं, ये वाला, इसमें भी क्या है भागा देंगे, तो 3 भागे 21 करेंगे। 7 या 21 बार में पूरे कट गया। मतलब इसका भाजक क्या आया, 3 आया, अर्थात मासा हमारा क्या हो गया, मासा हमारा आया कितना आया, 3 आया मासा। इसका ऑप्शन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर कितना आ गया आपका, ऑप्शन नंबर ए आ गया, जो कि आपका 3 है। दिख रहा होगा यहाँ पे। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। पहले इसमें क्या है, यौगिक संख्या का मतलब समझ लीजिए। वैसी संख्या जिनमें एक और खुद के अलावा भी बहुत सारे संख्याओं का जो एक और खुद के अलावा, मतलब ये बोल सकते हैं कि जो जिनमें एक और खुद के अलावा भी बहुत सारे गुणनखंड हो,
एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाते हैं। जैसे कि आप 13 में ले लीजिए, इसमें इसका गुणनखंड क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा, 13 मिलेगा। इसी प्रकार अगर 21 को ले लीजिए तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 7 मिलेगा और फिर क्या है 21। इस तरह से इसका अभाज्य गुणनखंड मिलेगा। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड इस तरह से कुछ होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसमें आपको वैसा इसमें देखिए इतना से सारे कट रहा है, मतलब ये जो संख्या आपका है इन सारे से इनके खास करके इनसे गुना होकर के आखिर में ये बना है, मतलब इन सारे का समूह इसमें पड़ा हुआ है। अर्थात यहां पे आप बोल सकते हैं कि यौगिक संख्या जिसमें एक और खुद के अलावा ही बहुत सारे गुणनखंड हो वो कहलाएगा यौगिक संख्या। यहां देखिए औसत का संख्या कौन है, 4 के हो जाएगा 11। ऑप्शन नंबर ए है 11, बी 21, सी 31 और डी 41। देखिए तो 11 में 1 और 11 इसके अलावा कोई गुणनखंड इसमें भी नहीं है। 31 1 और 31 में अलावा कोई गुणनखंड नहीं है। 41 1 और 41 इसके बराबर क्या है, इसके अलावा भी कोई और गुणनखंड नहीं है। 21 देखिए 21 क्या हमारा है, इसमें 1 और 21 तो है, बीच में 3 से भी हो रहा है, 7 से भी कर रहा है, मतलब 3 और 7 भी क्या है बीच में एक इसका अभाज्य गुणनखंड है। इसलिए क्या ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 4 का। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, 18 तथा 72 का मासा ज्ञात कीजिए। अगर 18 और 72 का भाग विधि से मासा ज्ञात कीजिएगा क्या हो जाएगा आपका, 5 से 18 और 72 का मासा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 18 90 ने 18 चौक 18 चौक 72, डायरेक्ट 4 में कटिए गया। मासा कितना, भाजक हमारा मासा होता है, ये हमारा भाजक रहा, मतलब मासा कितना आ गया हमारा 18, तो मासा क्या हो जाएगा 5 का 18, 18 नंबर क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, 6 देखते हैं क्या बोल रहा है, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ये 64 जो दिया गया है इस 64 का क्या है आपको अभाज्य गुणनखंड पहले निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं, तो 64 का अभाज्य गुणनखंड ये क्या हो जाएगा, ये जाएगा 2 बार पहले रहेगा 32, फिर 2 बार में लगेगा 16, फिर 2 बार में 8, फिर 2 बार में 4, फिर 2 बार में 2 और फिर 2 बार में 1। कितना बार कटा, 1 सॉरी ये 2 बार होगा, 3 नहीं रहेगा, 2 बार। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 गुना, मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 2 3 4 5 अंतिमा 6, 6 वो 2 मिले क्या है हमारा, इसका क्या है 64 बनता है। ठीक है, क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 पावर 1 2 3 4 5 6, तो 2 पावर 6, क्योंकि आप जैसे आप 2 गुने 2 लेते थे, 2 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है 2 का स्क्वायर होता है, मतलब जितना बार ये गुना होता है उतना क्या है ऊपर में पावर चढ़ जाता है, इसे क्या हम घात कहते हैं, हिंदी में पावर को ही घात कहते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि 2 का घातांक क्या होगा 64 का, क्या मिला हमको, ये मिला आपका 6, तो 2 का घातांक क्या हो जाएगा हमारा 6, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 के ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या होगा, सही आंसर होगा। इस प्रकार से अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अभी आपको अभाज्य संख्या का परिभाषा बताए थे, तो वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी भी अन्य संख्याओं से ना कटे वो क्या है, अभाज्य है। इसमें चेक कर लीजिए कौन कौन कट रहा है। देखिए तुम पहले ऑप्शन में 33 है, फिर 39 है, फिर 38 है और फिर 31 है। 33 देखिए आपको 1 से कट जाएगा, 11 से 3 से भी कट जाएगा, 11 से कट जाएगा और खुद 33 तो कटेगा ही। और देखिए इसमें देखिए यह आपका 1 से कट जाएगा, 33 39 मतलब 13 से कट जाएगा और 3 से कट जाएगा, 13 से कट जाएगा और खुद 39 तो कटेगा ही। 38 देख लिए 1 से तो कटेगा फिक्स है, और 2 से कटेगा 19 48 मतलब 19 से कटेगा और 38 से कटेगा, 19 38 होता है। और फाइनल देखिए 31, देखिए 31 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, और इसके अलावा क्या है किसी से भी ना कटेगा। ये सारे देखिए क्या है एक और खुद के अलावा भी क्या है बहुत सारे संख्या से कट रहे हैं, पर हमारा 31 क्या है सिर्फ 1 से कट रहा है, खुद से कट रहा है, मतलब ये क्या है अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब हम इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। ठीक है, ये रहा बोर्ड पे आपका अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है। पहले हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ये सबको मिटा देते हैं सारे टिक को, जितना टिक लगा हुआ है। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या बोल रहा है
क्वेश्चन मार्क बोल रहा है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। जस्ट पिछले जैसा, जैसे 64 का घातांक पूछ रहा था ने, 64 पे 2 का घातांक क्या होगा, उससे पूछा है 156 में 2 का घातांक क्या होगा। सिंपल क्या करेंगे, 164 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 164 का अभाज्य, 164 बोल रहा है नहीं सॉरी 156 बोल रहा है, माफ कीजिएगा। 156 का 64 था पिछला क्वेश्चन था, ये क्या है 156 है। 156 का अभाज्य कर लेंगे तो 2 हो जाएगा हमारा, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, फिर 2 बार में कट जाएगा और हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, फिर ये कट जाएगा आपका 13 3 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा 13 39 और 13 बार में 1 कट गया। फाइनली कितना इसका आ गया, 2 गुने 2 गुने 13 गुने 1 है। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 पावर ये 2 गो है तो 2 पावर 2 गुने 3 पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और 13 पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए अब क्या बोला इसमें 2 का घातांक क्या होगा, देखिए तो 2 का घातांक क्या है, यानी 2 पे कितना घात है, क्या है इसमें 2 है, 2 पे घात कितना आ गया आपका 2, अर्थात आंसर नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 1। अब ऑप्शन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहअभाज्य है। इसका सहअभाज्य युग्म को पहचानने पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सहअभाज्य युग्म होता क्या है। ठीक है, तो सहअभाज्य संख्या वैसी 2 संख्या जिनका मासा 1 हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्या में कंफ्यूज मत कीजिएगा। अभाज्य संख्या सिर्फ जो 1 से कटे और स्वयं से कटे वो अभाज्य संख्या होता है, पर सहअभाज्य संख्या ये कोई भाज्य संख्या एक कोई भाज्य संख्या भी सहअभाज्य बन सकता है। एग्जाम्पल तौर पे यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, एक तो आप कहिएगा कि अभाज्य अगर 13 और 7 को ले लें, इसका भी दोनों का मासा हमेशा क्या है, क्या है, दोनों क्या है अभाज्य संख्या है, ये तो समझ में आता है। चलिए इसका मासा तय कीजिएगा, मतलब ये सहअभाज्य संख्या खैर होगा ही। लेकिन अगर हम बोल दे 18 25, जैसे आपको इसमें दिया गया ऑप्शन में कहीं होगा। ठीक है, चलिए देखिए इसका क्या हो जाएगा आपका, इसको अगर आप मासा निकालिएगा 18 25 का, तो हमेशा इसका भी क्या है 1 ही आएगा। देखिए तो 18 25 और यहाँ पे क्या जाएगा 18 एक बार में 18 कट जाएगा, फाइनल कितना 7, फिर 18, फिर 2 बार में कट जाएगा 14, फिर नीचे आएगा 4 और ये 7 उतर जाएगा, फिर एक बार में 4 और 3, फिर 4 उतरेगा, फिर एक बार में 3 और 1 3 और 3 बार में 3, फाइनल समाप्त हुआ। मासा देखिए कितना गया इसमें भी, देखिए 1 आ गया। देखें ये अभाज्य 2 अभाज्य संख्या रहेगा तो सहअभाज्य तो कहलाएगा ही, लेकिन कई बार एक जो 2 जो है 2 जो अभाज्य संख्या नहीं रहेगा वो भी सहअभाज्य बन जाएगा, क्योंकि उनका भी मासा 1 हो जाएगा। क्योंकि देखिए सहअभाज्य संख्या का ही डिफिनेशन है, जिन 2 संख्याओं का मासा 1 हो, चाहे अब कुछ संख्या हो। ठीक है, तो सहअभाज्य और भाज्य से कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो इसमें देख लीजिए किसका आपका 1 आता है, 14 35 का, 14 35 का मासा कितना आ जाएगा 7 जाएगा, क्योंकि 14 कटेगा 14 18 2 बार में, फिर 7 आएगा 7 दूनी 14 कट जाएगा, ये 13 चौक 52 13 मासा जाएगा, एक बार में कट जाएगा ये, और ये जगह 21 चौक 84 मतलब एक बार में कट गया, मतलब 21 इसका मासा जाएगा। इसका मासा 21, इसका 13 और इसका कितना आ गया, अब इसका 7 आ गया। बी का कितना आया 18 25, अभी देखिए 18 25 का निकाले थे, कितना आया था 1 मासा आया था, अर्थात ये हमारा क्या है यही संख्या होगा 18 और 25 से, क्या है एक सहअभाज्य है, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब इसका हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना अगला है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपका कि √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि परिमेयकरण होता क्या है। आप नॉर्मली अगर आपसे कोई कहे कि 1/√3 को हर के परिमेयकरण करो तो क्या करेगा आप लोग, सिंपल जो आपका हर में अपरिमेय संख्या है उसी से अंश और हर दोनों में एक बार गुना कर देंगे। तो गुना √3 और √3 अंश में कर दिए, हर में कर दिए, बराबर कितना हो जाएगा √3 और √3 गुना होगा तो ये 3 बन जाएगा। ये हमारा क्या है हरों का परिमेयकरण। देखिए परिमेय में बदल गया हर, ये हमारा हरों का परिमेयकरण हुआ। मतलब परिमेयकरण करने में जो अपरिमेय संख्या होता है उसी क्या है अंश और हर में दोनों में हम गुना कर देते हैं, अंश में भी करते हैं और हर में भी करते हैं। तो यही हमको ज्ञात करना है आपके √12 केस में। तो √12 को थोड़ा सा आप सोल्व कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। क्या √12 को हम इतना लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 गुने 4 4 12 12 लिख सकते हैं। अब देखिए आप लोग जानते हैं कि रूट के अंदर अगर जोड़ा मिल जाए तो उसके लिए एक बाहर आ जाता है। देखिए तो इसमें 2 जोड़ा मिल गया, इसलिए एक बाहर आ जाएगा। फाइनली कितना हो जाएगा इसकी
2√3। देखिए कितना आ गया, 2√3 इसमें आ गया। अब बोले कोई इसको परिमेयकरण, पर इसका परिमेयकरण करो, तो आप कैसे कीजिएगा? सिंपल, जो इसका अपरिमेय का गुणांक होता है वही क्या है, जो इसका अपरिमेय संख्या होता है वही उसी से अंश और हर में गुना करते हैं। तो क्या है हमारा इनका गुणांक, परिमेयकरण का गुणांक क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा इसमें। ठीक है, कितना हो जाएगा, √3। √3 हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 10 के। ठीक है, चलिए आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। चार संख्याओं को दिया है, 4 + √7, 10 + √100, 2 + √3, 5 + √5। अब इस बात का ध्यान दीजिए, जब भी रूट के अंदर में कोई ऐसा संख्या रहे जो मतलब जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, ठीक है, या जिसका वर्गमूल एक पूर्णांक संख्या नहीं होता है, वो हमेशा क्या है, अपरिमेय ही होगा। जैसे कि देखिए अगर √5 रहे, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। क्योंकि देखिए अगर √5 का वर्गमूल निकालिएगा तो कभी भी क्या है, आपको पूर्ण संख्या नहीं मिलेगा। पूर्ण संख्या मतलब क्या होता है, पूर्ण मतलब 1 2 3 4, ये होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या ना होना मतलब क्या होता है, 1.2, 2.5, 2/3, 5/7, ये क्या आता है, अपूर्ण संख्या। मतलब अपूर्ण तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं होता। पूर्ण मतलब क्या होता है, पूरा पूरा गोलम गोल हो, तो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, इस तरह से। ऐसा नहीं कि 4.5, आधा 4, पौने 4, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो जो पूर्ण हो तो क्या है, हमारा वो कहता है पूर्ण संख्या। तो यहाँ कॉन्सेप्ट ये था कि रूट के अंदर जब भी अगर कोई भी रूट में रहे और उसका वर्गमूल यदि एक पूर्ण संख्या ना आए तो वो अपरिमेय रहेगा, और कोई पूर्ण संख्या आ जाए तो क्या है, हमेशा परिमेय कहलाएगा। जैसे तो देखिए √4 का वर्गमूल करिए, क्या हो जाएगा, इतना आपका 2 आ जाएगा। 2 क्या आ जाएगा, ओके देखिए आपका एक पूर्ण संख्या। इसका क्या जाएगा, तो कभी पूर्ण संख्या नहीं, इसका क्या है, कुछ पॉइंट में आएगा, तो ये आपका पूर्ण संख्या नहीं है। मतलब ये क्या अपरिमेय है, ये क्या हमारा परिमेय है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलिए अब इसको यहाँ पे लगाते हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर ए में क्या बोल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है कि 4 + √7। √7 क्या है, अपरिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या के साथ जब भी एक अपरिमेय संख्या जुटेगा हमेशा अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन दूसरा देखिए तो ऑप्शन नंबर बी, 10 + √100। अब ये 10 है प्लस 100 का वर्गमूल, देखिए तो 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है। 10 + √100 दिया है, इसको सॉल्व करके कितना हो जाएगा, 10 प्लस इसका वर्गमूल हो जाएगा 10। देखिए क्या ये पूर्ण संख्या पूरी 10 है, अगर पूर्ण संख्या मतलब क्या है, परिमेय संख्या है, और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20 जाएगा। 20 क्या है, आपको दिख रहा है, ये पूर्ण संख्या भी है और ये परिमेय तो रहेगा, ये फिक्स है, परिमेय संख्या। अर्थात ऑप्शन नंबर यानी जो क्वेश्चन नंबर आपका 11 है उसमें आपका परिमेय संख्या क्या मिल गया, आपका बी नंबर ऑप्शन। बी नंबर ऑप्शन मिल गया तुमको, क्या है बाकी उधर चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ा। वैसे भी क्या है, 2 + √3 अपरिमेय होगा, क्योंकि परिमेय 2 है, अपरिमेय संख्या 2 परिमेय है और √3 क्या है, अपरिमेय है, तो अपरिमेय मिलेगा। 5 भी क्या है, परिमेय है, पर √5 क्या है, अपरिमेय है, तो अपरिमेय ही मिल जाएगा अपने आप। तो क्या है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रेकरिंग के हटाने वाला। इसको आप समझना जरूरी है, क्योंकि देखिए कितना को मतलब कितना तो समझ जाते हैं इनको, लेकिन कितना थोड़ा सा दिक्कत होता है इनको मतलब समझने में, बनाने में, रेकरिंग वाला, रेकरिंग को भिन्न बदलने में। अब सिंपल से इसमें क्या बोला है, 0 नहीं, इससे पहले क्या है, ऐसा हम करते हैं थोड़ा सा रेकरिंग का कॉन्सेप्ट बता देते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन लेते हैं रेकरिंग वाला ही, जिसमें सारा रेकरिंग का कॉन्सेप्ट मिल जाए, हमको प्राप्त हो जाए एक बार में। तो हम एक एग्जाम्पल पहले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं हम 3.471, 2 पे सिर्फ रेकरिंग है, 7 और 1 पे रेकरिंग है। ठीक है, चलिए अब बोलेगा इसका बराबर भिन्न क्या होगा, इसका क्या है, भिन्न में बदले, इतना बराबर भिन्न में बदले। तो इसको कैसे भिन्न में बदलेंगे, सिंपल, दशमलव के पहले, मतलब दशमलव के इधर क्या होता है, बाएं साइड, दशमलव के बाएं साइड जितना अंक है उसको क्या हमको क्या है, अपने आप क्या पूर्णांक लिखना है। पूर्णांक जैसे आप लिखते थे नहीं, से आप लोग लिखते होंगे पहले 4.2/3 इस तरह लिखते हैं नहीं भिन्न को। अब इसको भिन्न में कैसे बदलते हैं, 4×12, मतलब इसको गुना करते हैं, 4×12, इधर क्या है, इसको जोड़ देते हैं, तो 4×12, 12 और 2 14, तो 14 प्लस जो हर में रहता है वही हर रहता है। इसको क्या है, इस तरह से आप भिन्न में बदलते हैं। तो इसी प्रकार क्या है, जो पूर्णांक के 4 है ना, उस पर क्या है, अगर रूट के इधर जितना रहा तो क्या है, हम पूर्णांक में ले लेंगे। ठीक है, पूर्णांक में पूर्णांक ले लिए। अब देखिए बटा हो गया, ये मैंने बटा ला दे दिए। अब जो हमारा अंश में लिखना है, क्या लिखना है, सिंपल, जो दशमलव के बाद जितना अंक लिखा हुआ है सारा क्या है, ऊपर में लिख दीजिए। तो 4 7 1 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए
जितना पे रेकरिंग नहीं है उतना को इस पूरे में से क्या है घटा दीजिए। कितना पे रेकरिंग नहीं है, इस 4 पे सिर्फ रेकरिंग नहीं है, इसके बाद दशमलव के बाद दाएं और सिर्फ 4 पे रेकरिंग नहीं है, तो 4 क्या है इसमें घट जाएगा। बस हमारा क्या अंश वाला काम हो गया। अब हर वाला काम नीचे होगा, इसके हर वाला काम। हर में क्या होता है, दशमलव के बाद दाएं और बाद जितना भी अंक पे रेकरिंग रहता है उतना के बदले नीचे में उतना 9 नीचे उतरता है। यहाँ पे क्या है, एगो 2 अंक के बाद रेकरिंग है, नीचे क्या है 2 गो 9 उतर जाएगा। ठीक है, चलिए। और एक जितना अंक पे रेकरिंग नहीं होता, जो मतलब रेकरिंग छुटा हुआ उस पर क्या है, उसके बदले 0 उतरता है नीचे, तो इसके लिए क्या है एगो 0 उतर जाएगा, 0 उतर गया। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए, वही आपको क्या है आंसर हो जाएगा। सोल्व करते हैं इसको, कितना हो जाएगा 3 और यह हो जाएगा आपका 71 में 4 कितना होगा 7 हो जाएगा 467 और 990। अब 4 से गुणा करके यहाँ फाइनली भी क्या होगा, 9 27 और 9 27 और 2 29, कितना हो जाएगा इतना, और ये 467 जुट जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा 7 13 और 9 4 9 4 13 13 1 14 14 और 3 मतलब कितना आ गया 34 37, इतना बटे 990। ये आपका क्या है भिन्न आ गया इसको रेकरिंग को बदलने में, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको इस समझ में आया होगा कि रेकरिंग को कैसे हटाते हैं। ये इसमें इस क्वेश्चन में आपका सारा कॉन्सेप्ट रेकरिंग हटाने वाला लग गया है। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट पे क्या है, जो आपका क्वेश्चन ऑप्शन में दिया गया है उसको हम करेंगे। चलिए करते हैं। देखिए क्या दिया गया आपका, दिल है 0.13 और क्या है इसी दोनों पे क्या है रेकरिंग है। अब देखिए क्या लिख रहे थे हम लोग, यहाँ पे दशमलव के इधर जितना रहता है उसको क्या है पूर्णांक में लिख रहे थे, पर यहाँ पे तो कुछ है भी नहीं, 0 है, 0 मतलब कुछ नहीं, एक रहेगा तभी पूर्णांक में लिखिए। ठीक है, 0 रहेगा नहीं लिखेगा, तो क्या है हम कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ बटा वाला लिखेंगे। पूर्णांक में कुछ है भी नहीं, इसके बाद दशमलव के पहले कुछ है भी नहीं, क्या उसको कुछ लिखेंगे नहीं। अब देखिए क्या रहेगा, जितना संख्या पर ऊपर दशमलव के बाद लिखा आता है उतना पहले लिख देते हैं, तो हम लिख देते हैं कितना 13 लिखा हुआ है, 13 लिखा हुआ है 13 लिख दिए। अब जितना पे रेकरिंग नहीं होता है उतना घटाते हैं। इसमें देखिए तो 2 अंक है भी था, दोनों पे रेकरिंग है, कुछ घटाने वाला कुछ बचा ही नहीं, 13 हो जाएगा। और फिर नीचे में क्या होता है, नीचे में जितना अंक के बाद रेकरिंग होता है, जितना अंक पे रेकरिंग होता है दशमलव के बाद उतना नीचे 9 आता है, तो एगो 2 अंक के बाद है तो क्या है 2 9 नीचे आएगा। और जितना अंक पे 0 रेकरिंग नहीं रहता उसके बदले 0 आता नीचे। इसमें क्या है देखिए तो 2 अंक है था, दोनों में रेकरिंग है, मतलब ऐसा कोई अंक है नहीं इसमें रेकरिंग ना हो। इसमें 2 अंक दिए हुए था, उसमें दोनों पे रेकरिंग है, मतलब क्या है 0 हमको नहीं उतरेगा पाएगा। फाइनली क्या ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये क्या होगा हमारा आंसर। समझ में आया, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा 13/99। देखिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13/99। क्वेश्चन नंबर 12 का ये हमारा भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, मिटा दे इसको, मिटाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में कितना बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब है कि वो परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो इन 13 वाला ऑप्शन में कौन सा परिमेय संख्या हो पाएगा, ध्यान दे देता हूं। 2 प्लस √3, 2 में परिमेय है और √3 क्या अपरिमेय है, और परिमेय और प्लस अपरिमेय होगा, परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या जब भी जुटेगा क्या होगा, हमेशा अपरिमेय ही मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगा। ठीक है, जुटेगा या घटेगा दोनों में से कुछ हो तब भी क्या है ये अपरिमेय संख्या ही मिलेगा हमेशा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपको दिख रहा हो क्या होगा, देखिए तो यहाँ पर वे यहाँ पे 2 क्या है परिमेय संख्या, √3 क्या है अपरिमेय, तो जोड़ जुट रहा है यहाँ पे, मतलब अपरिमेय ही मिलेगा हमको, और घटेगा तब भी अपरिमेय मिलेगा, मतलब 5 माइनस √3 हो गया। 5 क्या है परिमेय संख्या है, लेकिन √3 क्या है अपरिमेय है, यहाँ घट रहा तब भी क्या है अपरिमेय संख्या हो गया। अब देखिए √3 और √5, √3 और 5 √5, देखिए यहाँ भिन्न में तो है ऐसा इस बात का ध्यान दीजिएगा। परिमेय संख्या होता है मतलब क्या होता है, वैसी संख्या, इसका परिभाषा होता है परिमेय संख्या का, तो वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सके, और जहां पे p और q पूर्णांक होता है। तो आप लोग ये नहीं बोलिएगा कि √3/√5 ऐसा बटा में तो लिखिए दिए थी, काहे हुआ मतलब ये परिमेय संख्या काहे कर लेंगे, क्योंकि ऐसा एक मिनट रुकिए तो हाँ, तो कितना था √3/√5 कितना होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि यहाँ पे √3 और √5 ये क्या है एक पूर्णांक नहीं है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे परिमेय संख्या का परिभाषा है
इसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या हो, एक पूर्णांक हो। पूर्णांक मतलब ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या और जीरो के समूह को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए √3 क्या है, पूर्णांक नहीं है, इसको क्या है अगर कीजिएगा तो आप कुछ पॉइंट में इसका वैल्यू आ जाएगा। √5 का भी वही हाल रहेगा, तो सी नंबर भी ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी देखिए तो √12 √3, ध्यान देखिए क्या √12 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, √2 गुने 2 गुने 3, अब √3 हो जाएगा। इसको अगला स्टेप में क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 2 तो जोड़ा आ गया, इसमें जोड़ा आता है अंदर रूट में तो बाहर आता है, जोड़ा जोड़ा के बदले एगो बाहर आता है, क्या हो जाएगा 2 बाहर आ गया, फाइनली कितना अंदर बचा 3 √3, √3 से √3 समाप्त हो जाएगा, फाइनली कितना बचा 2। देखिए 2 क्या है, परिमेय संख्या, ये क्या है हमारा परिमेय संख्या है। बस इस तरह से आपको लिख दिया था इस रूप में, ताकि आप थोड़ा सा फंस जाएं, आपको बस थोड़ा सा फंसाने के लिए ऐसा काम किया था, ताकि आप गलती करें फंस करके इसमें। फाइनली हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 13 नंबर का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, देखिए तो निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। ये भी कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी क्या है अच्छे से समझिएगा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि कई सारे का कंफ्यूजन यहाँ पर आता है। देखिए किसी भी भिन्न को, किसी भी भिन्न, मान लीजिए क्या है कोई भिन्न है P और Q, किसी भी भिन्न को दशमलव प्रसार शांत रहने के लिए, किसी भी भिन्न का दशमलव प्रसार शांत रहने के लिए ये जरूरी है कि उसके जो भिन्न के जो हर का जो हर है, हर में क्या इसमें Q है, Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड किस रूप का होना चाहिए, या तो 2 पे पावर कुछ होना चाहिए, मतलब 2 पे पावर मान ले m होना चाहिए, या फिर या 5 पे पावर n, यानी 5 पे पावर कुछ भी होना चाहिए। ठीक है, या फिर इन दोनों को गुना, मतलब 2 पे पावर m गुने 5 पे पावर n, इस रूप में होना चाहिए। मतलब इस रूप में या इस रूप में या इस रूप में, इसके इस भिन्न के हरों का हर का अभाज्य गुणनखंड इस रूप में होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि भिन्न क्या है, इस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर इसके अलावा कुछ भी आ गया, उसके अभाज्य गुणनखंड किसी और रूप में आ गए, मतलब वो क्या है, उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। एग्जांपल में चेक कर लीजिए, यहीं पे आपको पहले क्या बोला है, 15 आपको पहला दिया गया, कितना दिया है 15/1600। ठीक है, तो 1600 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, इसका हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा आपका, इसको हम लिख सकते हैं 15 और इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा 16 का, तो 4 चौक 16, मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 चौक 16 हो गया, 2 4 7 8 16, 16 का हो गया, और 100 का अलग से कर देते हैं तो हो जाएगा आपका 2 गुने 2 और 25 का 100, मतलब 2 गुने 4 और 5, मतलब 5 गुने 5, इतना इतना गुने इतना। देखिए यहाँ पे कैसे किया, थोड़ा सा कंफ्यूज मत कर जाइएगा, यहाँ पे बस क्या है हम अभाज्य गुणनखंड ही किए, बस क्या है जो आप मतलब दिखाते हैं ना कि 100 मतलब 1600 लीजिए, इसको इस तरह से काटते जाइए 2 बार में 2 बार में 2 बार में, उतना नहीं कि डायरेक्ट क्या हम ऐसे कर दिए, क्योंकि देखिए ऐसे करने से टाइम बचता है, उससे थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। ऐसे क्या कि हम लोग देखिए 16 को 16 और 100 में अलग अलग बांट दिए। अब 16 को 16 मतलब क्या होता है 4 गुने 4, 4 मतलब 2 को 2, तो 2 को 2 और 2 को 2, 16 हो गया। फिर हमारा 100 मतलब कितना है 25 गुने 4, मतलब 25, 5 गुने 5 होता है 25, और 4 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है 2 गुने 2, तो 2 गुने 2 और 5 गुने 5, यानी 4 और 5, 4 और 25, 25 जगह 100, तो 100 को अलग कर लिए, 25 को अलग कर लिए, अलग अलग करके अभाज्य गुणनखंड कर लिए, तो आसानी से हमारा हो गया। अब देखिए इसको हम क्या इस रूप में लिख सकते हैं 15/2 में पावर 1 2 3 4 5 6, 2 पावर 6 गुने 5 पावर 1 और 2, मतलब 5 पावर 2। देखिए तो क्या इन तीनों में से या तो इस रूप में या इस रूप में या इस रूप में, क्या तीनों में से किसी रूप का है क्या, ये बिल्कुल है। या देखिए क्या दिख रहा है आपको 2m इंटू 5m, यानी 2 पावर m गुने 5 पावर n के रूप का देखिए दिख रहा है, इसका अभाज्य गुणनखंड, इसका हर। इसका मतलब है कि ये क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका लिखेंगे हम दशमलव प्रसार शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत है इस भिन्न का, किस भिन्न का, ये हमारा 15/1600 का। और यही तुम्हारा क्वेश्चन बोल रहा था कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, पहला ही सही हो गया। अब एक बार एगो एग्जांपल ले लेते हैं, बी नंबर का भी थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि अगर शांत समझ लिए
किसका अशांत हो जाएगा। कब बोलेंगे अशांत हो जाएगा, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल हम बेसिक लेते हैं। कितना है, 19/16 है। कितना है, यहाँ लेते हैं 19/16 नहीं 210 है, ठीक है 19/210 है ना। हाँ, इसका क्या है, हर का, इसका आवाज गुणनखंड देखते हैं। 10 का आवाज गुणनखंड क्या हो जाएगा आपका, 21 मतलब 3 × 7, 7 21 हो गया, 10 को अलग कर दिए मतलब 2 × 5। इसका आवाज गुणनखंड कितना हो गया, इतना हो गया आपका। क्या हम इसको लिख सकते हैं सरिया करके, 2 पावर 1 × 5 पावर 1 × 3 पावर 1 × 7 पावर 1, ये 210 का आवाज गुणनखंड, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, क्या इसमें इन तीनों रूप में से किसी रूप में है, देखिए 2 × 5 2 × 5 2 पावर 1 और 5 पावर 1, ये तो आपको दिख रहा है। लेकिन इसके अलावा और भी संख्या इसमें गुना हॉल है, वो क्या है 3 पावर 1 और गुने 7 पावर 1, जो कि गड़बड़ है। हमेशा आपको इसी रूप में होना चाहिए, तभी आपका दशमलव प्रसार शांत होगा। जिस भी भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा उसका हर का आवाज गुणनखंड इस रूप का होना चाहिए। अगर इसके अलावा कुछ ही भी रूप का रहा मतलब वो अशांत होगा, वो शांत नहीं होगा। इसका क्या देखे तो अलग रूप का आ गया ये, तो क्या होगा, इसका अशांत होगा। इसी तरह से क्या है 19/210 क्या है, एक इसका दशमलव प्रसार एक अशांत दशमलव अशांत होगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं शांत और अशांत में आपको समझ में आया होगा। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखेगा कि किसी भी भिन्न को दशमलव प्रसार शांत होने के लिए उसके भिन्न का हर का, उसके भिन्न का इस हर का, इस निचले भाग का आवाज गुणनखंड इस तीनों रूप में होना चाहिए, ठीक है, तभी ये शांत रहेगा। समझ लिए, मिटा दे इसको, हम मिटाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में कितना बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 15, क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। मतलब नीचे में कुछ ऑप्शन दिया गया है और बोल रहा है अपरिमेय संख्या कौन सा है। देखिए तो अपरिमेय संख्या बोल रहा है हमसे, मतलब इसमें क्या है, बहुत सारे परिमेय संख्या दिया होगा और एगो कोई अपरिमेय होगा, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। 1 दशमलव यानी रेखिंग वाला है, रेखिंग को तो भिन्न में बदल सकते हैं। अभी भी आपको पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि रेखिंग को क्या है, भिन्न में बदला जा सकता है। और जो भिन्न में लिखा जा सकता है मतलब क्या है, वो परिमेय संख्या है। जिसे हम भिन्न में लिख सके, पी बटा क्यू के रूप में लिख सके, वो क्या है, परिमेय संख्या है। जहां पी और क्यू क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, दशमलव वाला नहीं होना चाहिए या रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए तो √16 को ये क्या हम 4 लिख सकते हैं, तो ये भी क्या होगा, हमारा परिमेय हो गया, परिमेय, ठीक है। और पहला क्या था हमारा 1.√3, ये भी क्या है, हमारा परिमेय हो जाएगा। क्या इसको भी हम क्या है भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। अगला क्या है हमारा 9 और 27, क्या इसको हम परिमेय के रूप में लिख सकते हैं क्या। 9 का स्क्वायर बाहर जाएगा कितना हो जाएगा 3, और अंडर रूट कितना हो जाएगा, या सिंपल ऐसे कर दीजिए, अंडर रूट में रखिए 9 और क्या 9 × 3 कर सकते हैं, 27 को 29 लिख सकते हैं, 9 × 3 रखेंगे, 9 से 9 कट गया, फाइनली कितना है हमारा 1 इसको लिख सकते हैं √3, इसको क्या लिख सकते हैं 1/√3। क्या ये परिमेय है या अपरिमेय है, ये क्या होगा, ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर डी भी अपरिमेय संख्या है, इसमें है संजोग बस से, इसमें क्या है थोड़ा ऑप्शन में गड़बड़ी कर लिया। आपका सी भी अपरिमेय संख्या है और क्या है डी भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन पहले सी मिला तो हम सी को मान देंगे, सी क्या है हमारा अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी। वैसे क्या है दोनों से सही हो जाएगा, सी भी सही हो जाएगा और क्या और आपका डी भी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, मिटा दे इसको, मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, ये 15 अभी कंप्लीट हुआ। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 से आगे यानी 16, नहीं सबको मिटा देते हैं सबको, फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। मतलब दशमलव प्रसार अभी पीछे कॉन्सेप्ट बताए थे, क्या है दशमलव प्रसार शांत होने के लिए भिन्न के हरों का आवाज गुणनखंड क्या होना चाहिए, 2 पे पावर m के रूप में, या फिर 5 पे पावर n के रूप में, या फिर 2 पे पावर m गुने 5 पे पावर m के रूप का होना ही चाहिए, ठीक है। इसमें देखिए तो क्या दिया है 17/81, दूसरा क्या है 16/41, तीसरा क्या है 13 और 45, और चौथा क्या है डी नंबर 19 और 80। देखिए तो इसका मतलब हर का क्या है आवाज गुणनखंड, तो इसका आवाज गुणनखंड क्या जाएगा आपका, इसमें इसका आवाज गुणनखंड कितना होगा, ये जाएगा 9 है ना, मतलब 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 3 9 9 17 17 81, सही है। चलिए कितना हमारा हो गया, 3 पावर इसको बोल सकते हैं 3, सॉरी 3 पावर कितना 1 2 3 4, 3 पावर 4। ये देखिए क्या आपके इन दोनों में से किसी रूप का है क्या, 2 पावर m या 5 पावर n या
2 पावर m गुने 5 पावर n। क्या इन तीनों रूप में से कोई है क्या? नहीं है, तो नहीं होगा। हाँ, इसको चेक करते हैं। क्या होगा? 41 का आवाज गुणनखंड करेंगे। 41 का क्या हो जाएगा? 41 का एक गुने होगा और 41 होगा, ये होगा, ठीक है। क्योंकि क्या है, 41 तो एक आवाज संख्या आपको दिख रहा होगा, ये किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। कैसे खुद से कटेगा और एक से कटेगा। 45 देख लीजिए क्या होगा? 45 का आवाज गुणनखंड मतलब 45 का, इसका 45 का आवाज गुणनखंड कितना होगा आपका? 45 मतलब 3 गुने 3 गुने 5, 3 3 9 9 5 45। आवाज गुणनखंड हम ऐसे कर रहे हैं, आपको क्या है, आप अगर दिक्कत हो रहा है तो 45 का आवाज गुणनखंड इस तरह से आपको लगा लगा करके निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो आपका निकल जाएगा, ठीक है। हम थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए थोड़ा कर रहे हैं जल्दी, ठीक है। खाली बता रहे हैं कि आवाज गुणनखंड यहाँ हुआ, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है वो हम बता रहे हैं। चलिए, तो क्या होगा, हम ये लिख सकते हैं क्या? 2 पावर 2 और 5 पावर 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या देखिए, तो ये क्या इस तीनों में रूप में किसी का है क्या? किसी रूप में बिल्कुल नहीं है। क्या है? ये भी हमारा नहीं होगा, ये भी क्या अशांत होगा। इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, इसका भी अशांत, इसका भी अशांत। फाइनली इसका देखते हैं, मतलब इस भिन्न का हर का देखते हैं पहले आवाज गुणनखंड क्या होगा। तो 80 क्या लिख सकते हैं हम? 20 गुने 80, 20 गुने 4 मतलब 2 गुने 2, और 20 क्या होता है? 4 गुने 5 मतलब 2 गुने 2 गुने 5। फाइनली क्या इसको लिख सकते हैं हम? इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 1 2 3 4 मतलब 2 पावर 4 गुने, और ये 5 पे पावर 1 के 5 मतलब 1 देख सकते हैं। क्या देखे तो क्या है? 2m गुने 5 पावर m के रूप, यानी इस रूप का है, दिख रहा है आपको? बिल्कुल है। अर्थात ये क्या होगा आपका? इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? इस भिन्न का, जो हमारा भिन्न दिख रहा है, इसका भिन्न का क्या होगा? दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत है। क्या है? दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, ठीक है। दशमलव प्रसार शांत इसका है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा होगा डी नंबर, जो क्या है, सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। डाल दे इसको। चलिए, अब क्या हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? इसमें क्या है? अपरिमेय कौन है, परिमेय क्या है, ये आपको चेक कर रहा है। सिंपल क्या है, देखिए तो क्या बोल रहा है? परिमेय संख्या है। पहले मिल गया आपको। रूट अंदर 25 क्या है? 25 का वर्गमूल पूरा हो जाता है, मतलब क्या है, एक पूरा अगर वर्गमूल रूट के अंदर कोई संख्या रहे और वो पूरा वर्गमूल उसका हो जाता है, मतलब क्या है, एक पूर्ण संख्या मिल जाता है उसका वर्गमूल, इसका मतलब वो परिमेय संख्या है। 25 का वर्गमूल देखिए क्या मिल गया? 5 मिल गया। 5 क्या है? पूर्ण संख्या, आपको दिख रहा होगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो जाएगा? सही होगा। 17 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? सही आंसर है, ठीक है। चलिए, बाकी हमको चेक करने की जरूरत है नहीं, जब हमको पहले नंबर मिलेगा तो, क्योंकि बस अपरिमेय परिमेय पूछ रहा था। जो परिमेय में अपरिमेय पहले मिल जाए उसे को टिक मार दीजिए, कोई आपका आंसर हो जाएगा, सही होगा, ठीक है। चलिए, अब क्या अगला क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 आपका बोल रहा है कि 0.105 का p बटे 2 पे पावर n गुने 5 पे पावर m रूप निम्नलिखित में कौन है? मतलब 0.105 को किस रूप में लिखने का कह रहा है कि p और 2 पे पावर क्या दिख रहा है, आपको सही देखना पड़ेगा, n और m। हाँ, 2 पे पावर n है और 5 पे पावर m है। हम यहाँ पे लैपटॉप में देखते हैं क्वेश्चन को, तो लैपटॉप थोड़ा दूर रखा होता है, थोड़ा देखने में दिक्कत होता है, इसलिए देखे होंगे कि बार बार मुझे देखते रहते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन देखें तभी तो बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो क्या है, इसको आपको इस रूप में लिखना है। क्या करेंगे? सिंपल, पहले आपको दिख रहा है बड़ा रूप में लिखा हुआ है, क्या है, इसको पहले बड़ा रूप में कर दीजिए। तो दशमलव को कैसे हटाते हैं बटा में लिखने के लिए? सिंपल, आप जानते होंगे इस बात को कि दशमलव जितना अंक के बाद रहता है, मतलब 1 2 3 के अंक के बाद दशमलव हमारा इधर से गिनेगा, 1 2 3 अंक के बाद है, तो 3 को इसको हटाएगा, 3 को नीचे जीरो आ जाएगा, एक के साथ 3 को जीरो आ गया, ठीक है। ये नियम है। अगर रहेगा इसी इतना रहे, कहेंगे इसका दशमलव हटा कैसे होगा, तो 4 7 5 लिख देंगे, दशमलव हटाएंगे इतना बटे नीचे में कितना आ जाएगा, एक अंक है, इधर से एक गिनेंगे, इधर से गिनेंगे, ठीक है। तो इधर से गिनेंगे तो एक अंक, कितना, एक अंक, तो एक अंक के बाद इतना, ये आपका क्या जाएगा, इसका दशमलव भिन्न का रूप हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका क्या होगा, भिन्न का रूप हमारा ये हो गया, ठीक है। चलिए, तो इसको क्या लिखना, हमको इस रूप में लिखना। चलिए देखते हैं लिख पाते कि नहीं। सिंपल, क्या कट रहा है, काट दीजिए। 21 25 75 से 20 25 100 कट रहा है। फाइनली 21 बटे और क्या हो जाएगा, देखिए 200 होगा, नहीं 225 1000, सही है। अब 200 को कैसे लिख सकते हैं हम? 200 का आवाज गुणनखंड कर लीजिए। क्या होगा 200 का आवाज गुणनखंड? ये हो जाएगा 100 2 का अलग करिए, 200 अलग हो जाएगा, फिर 25 चौका 100 मतलब 4 में 2 गुने 2 हो जाएगा, और फिर 25 बचा गया तो 5 गुने 5 जाएगा इसमें, मतलब क्या है 200 का आवाज गुणनखंड लिखा गया। अब इसमें क्या है, इसको लिख सकते हैं अगला, इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख सकते हैं, 1 2 3 है, मतलब 2 पावर 3 गुने 5 पावर 2, यही आप क्या है इसमें आपको दिख रहा है। p बराबर कितना है 21, और n बराबर कितना है 3, और m बराबर कितना है 2। आपको रुक गया, मतलब ऑप्शन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर है क्या? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका।
18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, सही होगा। ठीक है, सही आंसर होगा। चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब क्या हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन 19 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। क्या बोल रहा है इसमें, क्या आ रहा है, जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो। मतलब जो शांत वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके जस्ट उल्टा, मतलब इसमें क्या है, उसके जो शांत होने के लिए यहाँ लिखेंगे दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार शांत होने के लिए क्या चाहिए, कोई अगर पी बड़े क्यू आपका आती है तो क्यू का आवाज गुणनखंड भिन्न है तो इसका अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड क्या होना चाहिए आपको, होना चाहिए था 2 पे पावर m के रूप में, या फिर 5 पे पावर n के रूप में, या फिर 2 पे पावर m गुने 5 पे पावर n, इस रूप में होना चाहिए था। ठीक है, क्या देखने में दिक्कत हो रहा है क्या, ऐसा करते हैं इसमें इसके में इंक भर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको देखने में परेशानी ना हो। इतना गुने 5 पे पावर n, इस रूप में, इन दोनों रूप में होना चाहिए। क्या है, तब कहेंगे क्या है कि हमारा क्या होगा, शांत होगा उस दशमलव का, उस भिन्न का दशमलव। पहले हम थोड़ा इसमें इंक भर लें ताकि आपको दिखने में दिक्कत ना हो, क्योंकि शायद दिख रहा होगा, कम दिख रहा होगा क्योंकि फीका चल रहा है पूरा। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, जस्ट उल्टा बोल रहा है। क्या क्वेश्चन 19 जो बोल रहा है, क्या जस्ट हमारा एकदम उल्टा बोल रहा है। क्या बोल रहा है, जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो, मतलब जिस भिन्न के जो आधार मतलब हर है, वो हर का अभाज्य गुणनखंड इन तीनों रूप के अलावा कोई और रूप का हो तो क्या होगा, अशांत होगा। चेक कर लेते हैं आपका, तो 15,400 ये आपका फिक्स है, इसी रूप में आ जाएगा। और 1780 भी 80 आपको देखे थे, इसी रूप में आ गया था। 21 बिल्कुल नहीं आएगा, 121। ध्यान दीजिए आपको, ऑप्शन नंबर सी, इसको चेक कीजिए तो 13 और 21, ये पक्का क्या है, 21 तो क्या है 11 का गुणनखंड है, मतलब क्या होगा ये, इसको अगर इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए क्या हो जाएगा आपका, 11 पे पावर 2 आएगा। 11 गुने 11 आएगा नहीं, 11 गुने 11 आएगा। इसका मतलब क्या है कि 13/11 पावर 2 लिख सकते हैं। और देखिए क्या है, क्या इन तीनों में से किस रूप का है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 11 पावर 2 है, अर्थात ये क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा आपका। ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही आंसर होगा। 400 सिंपल दिख रहा है, 100 है, 2 है, पक्का 2 और 5 के गुणनखंड में ही आएगा। 80 है, वो भी 2 और 5 के गुणनखंड में ही आएगा। और 400 ये भी 4 और 100, मतलब ये क्या है, 2 और 5 के गुणनखंड में ही आएगा। तो उसको चेक करने को मतलब नहीं बनता, नहीं, इसे साफ दिख रहा है। चलिए ये भी कंप्लीट हुआ आपका। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया ना, अगला नंबर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से आगे देखेंगे। क्यों मिटा दें हम फिर, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है यदि भाग एल्गोरिथ्म a बराबर बी क्यूब प्लस आर में a बराबर 37 है, b बराबर 4 है, r बराबर 1 है, तो q का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए, ये जो यूक्लिड एल्गोरिथ्म है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो है आपका चैप्टर 1 का कॉन्सेप्ट, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझना चाहिए। तो क्या है देखिए, उसको लिखा गया, क्या लिखा गया, क्या बोला है, एल्गोरिथ्म क्या बोला है आपको, दिया गया है a बराबर बी क्यूब प्लस आर। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये जो होता है आपको क्या है, एक सांकेतिक भाषा है। इसको हम अगर हिंदी में लिखें, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम a बराबर होता है भाज्य, इसको हिंदी में लिखेंगे भाज्य बराबर, b बराबर होता है भाजक, भाजक, और q बराबर होता है भागफल, भागफल। ठीक है, प्लस r बराबर क्या होता है, शेषफल, शेषफल। तो इसी को इस तरह से संकेत के रूप में लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे भाज्य बराबर क्या है, a है, भाजक बराबर क्या है, b है, भागफल बराबर क्या है, q है, और r बराबर क्या है, हमारा शेषफल है। अब ध्यान दिए, आप लोग जानते हैं जब हम भागा देते हैं तो किसको क्या बोलते हैं, जब हम भागा देते हैं तो नॉर्मली आप यहाँ पे भागा देते हैं तो जिससे हम भागा देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। ठीक है, जिसमें हम भाग देते हैं उसको क्या है, भाज्य बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा भागफल आता है वो तो भागफल ही कहलाएगा। ठीक है, चलिए भागफल।
और जो फाइनली यहाँ पे हमारा शेषफल आता है नीचे में, ठीक है, नीचे में जो आता है जो बता है शेष, वो क्या है हमारा शेषफल हो गया। तो इस प्रकार से होता है। अब देखिए भागा आप करना जानते हैं, इसमें क्या बोला है, इसमें क्या वैल्यू दिया गया है, आपको दिया गया क्या दिया गया है, ए बराबर 37 है, ए बराबर कितना है 37 है, अर्थात ये मतलब क्या है भाज, भाज मतलब क्या है 37 है, 37 यहाँ आप लिख दीजिए 37 के स्थान पे, फिर क्या है इसको डाल दीजिए इस तरह से। अब क्या बोल रहा है, बी बराबर कितना दिया गया, बी बराबर आपको दिया गया कितना है 4 दिया गया है, तो बी बराबर कितना आपका 4 दिया गया है, अर्थात बी बराबर क्या होता है, बी बराबर मतलब भाजक, भाजक मतलब यहाँ भाजक लिखाता है, मतलब भाजक कहाँ लिखाएगा, यहाँ लिखाएगा, 4 कहाँ लिखाएगा, यहाँ लिखाएगा, 4 हो गया। अब सिंपल का इसी आपको क्या बोल रहा है अंतिम में, क्यू बराबर क्या होगा, मतलब क्यू बराबर क्या होता है, ये हमारा भागफल जो है ना वो क्या होगा, क्योंकि वही क्या बोल रहा है, आर बराबर तो इसी निकल जाएगा हमारा अपने आप। क्या बोल रहा है, क्यू बराबर क्या होगा, मतलब भागफल क्या होगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, सिंपल भागा दे दीजिए, 9 चौक 36, 9 में कट गया, कहने कितना आ गया, देखिए एक शेषफल आया, शेषफल हमारा कितना आ गया एक, वही देखिए आर बराबर कितना, देखिए आपको दिया गया है आर बराबर कितना 1 दिया गया है, अर्थात हमारा जो भागफल था मतलब क्यू का मान, क्यू का मान कितना आ गया 9 आ गया, ये जो हमारा भागफल है मतलब 9 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपका एल्गोरिथम जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है उसको समझ में आया होगा और उसी से क्वेश्चन निकला हुआ था, ठीक है। क्यू कितना गया 9, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ए नंबर सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है सही होगा, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए क्या है सही होगा, ठीक है। मिटा दे इसको हम, चलिए मिटा दे, मिटा दे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 हमारा बोल रहा है कि यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है, मतलब पूर्णांक मतलब क्या होता है, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या और जीरो के समूह क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक का परिभाषा यही होता है ना कि अगर माइनस वाला संख्या ऐसे -3 2 इस तरह से ले लें और -1 डॉट 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 यहाँ पे क्या है फिर जीरो ले लें, फिर क्या है 1 2 3, ये समूह को मतलब प्लस वाला माइनस वाला, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला समूह को, और बीच में क्या है जीरो के समूह को क्या कहते हैं हम, पूर्णांक कहते हैं। यहाँ क्या बोला धनात्मक पूर्णांक, मतलब क्या है इस वाले यानी 1 2 3 4 5, इसको ऋणात्मक को हटा दिया, ठीक है, क्या बोला सिर्फ बोला धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो धनात्मक पूर्णांक क्या बोला, धनात्मक पूर्णांक यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा, मतलब इस धनात्मक पूर्णांक में सम संख्या का कॉमन रूप क्या हो सकता है। यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि सम संख्या कहते हैं किसे, इसका परिभाषा क्या होता है कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो क्या है सम संख्या है, अर्थात जितना भी सम संख्या रहेगा उसमें 2 हमेशा कॉमन रहेगा, तभी तो 2 से विभाजित होगा। अब सम संख्या हमेशा 2 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि 2 हमेशा सम संख्या में 2 हमेशा छिपा रहेगा, तभी नहीं, क्योंकि इसका सिंपल परिभाषा है, उल्टा मतलब यही है कि जो संख्या 2 से कटेगा मतलब जिस संख्या में 2 रहेगा उसी को हम सम संख्या कह सकते हैं। देखिए तो इसमें 2 कौन सा है, 2 कॉमन होना चाहिए, 2p पहले आ गया, अगर p कोई धनात्मक पूर्णांक है, p कोई 5 है, ठीक है, तो अगर इसमें हम गुना 2 कर दें, ये 2 गुना के रूप में आ गया, क्या हो जाएगा 10, 10 में क्या है 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, मतलब यह क्या है सम संख्या है, अर्थात। और अगर हम p बराबर कितना है, p बराबर यहाँ पे क्या है 5 लिए हैं, अगर p बराबर हम यहाँ पे p बराबर यहाँ पे हम अगर 6 भी ले, मतलब ये विषम संख्या लेने, अब अगर हम p बराबर 6 भी लेंगे तब भी वही होगा हमारा, क्या होगा 2 गुने 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 पे एक मान ही हो जाएगा, नहीं 2 पे एक मान कितना हो जाएगा 2 गुने 6, फाइनली कितना गया 12, 12 क्या देखिए सम संख्या है, बिल्कुल सम संख्या है, अर्थात इस बात का ध्यान दीजिए कि 2p हमेशा क्या होगा एक सम धनात्मक पूर्णांक को दर्शाता है, क्योंकि इसमें क्या है 2 कॉमन होता है, p के स्थान पे क्या है जितना भी धनात्मक पूर्णांक है सबको रखते जाइए, हमेशा क्या है सम संख्या ही मिलेगा, अर्थात यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ये होगा सही होगा। इसी प्रकार से विषम में क्या होता है, विषम में आपका हो जाएगा सम और प्लस में क्या हमेशा शेषफल में एक रहेगा, वो क्या है विषम संख्या का रूप होता है। आगे देखें क्वेश्चन में आएगा तो आएगा, जैसे कि आपको अगर ये डी नंबर ऑप्शन बोल दे कि 2p + 1, ये क्या है हमेशा ये क्या है विषम संख्या का होता है, क्योंकि विषम संख्या का परिभाषा ये होता है कि जो संख्या 2 से जिस संख्या में 2 से भाग देने पे हमेशा एक शेषफल प्राप्त हो, हमेशा एक शेषफल प्राप्त हो या पूर्णतः विभाजित ना हो, यही विषम संख्या परिभाषा है कि जो जिसमें 2 से भाग देने पे पूर्णतः विभाजित ना हो, मतलब एक शेषफल आ जाए हमेशा, तो क्या है विषम संख्या का धनात्मक पूर्णांक क्या है 2p + 1 के रूप में हमेशा दर्शाता है, और सम संख्या के 2p के रूप में, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 2p सम संख्या हमेशा दर्शाता है और विषम संख्या क्या दर्शाता है 2p + 1, 2p + 1, इस बात का ध्यान दीजिएगा। सम संख्या ये हमारा है, शॉर्ट में लिख दिए संख्या, और ये भी क्या है संख्या, समझ में आया उम्मीद करते हैं। मिटा दे इसको, हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया, ठीक है, मिटा दे, चलिए मिटा दे।
क्वेश्चन में अगला देखते हैं, क्वेश्चन में क्या है 22, क्या बोल रहा है कि महत्तम संवर्तक P इंटू क्यू, यानी पी क्यू, इससे अगर लिखा रहे ना महत्तम संवर्तक कॉमा देके ब्रैकेट के अंदर कॉमा देके लिखा रहे दो संख्या, मतलब क्या है उन संख्याओं का ही महत्तम संवर्तक बोल रहा है, मतलब P और Q का ही महत्तम संवर्तक गुने P और Q का लघुत्तम संवर्तक बराबर किसके बराबर होगा। आप लोग जानते हैं एक फॉर्मूला, आप लोग जानते हैं चैप्टर 1 में कि लासा मतलब लघुत्तम समावर्तक और मासा मतलब महत्तम समावर्तक, लघुत्तम मतलब और लासा मतलब लघुत्तम समावर्त्य कहलाता है, समावर्त्य, ठीक है। इन दोनों का लासा गुने मासा बराबर होता है उन संख्याओं के गुणनफल के जिनका वो मासा लासा है। अर्थात क्या फॉर्मूला हमारा होता है, फॉर्मूला यहाँ पे होता है कि लासा गुने मासा बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल के, संख्याओं का गुणनफल के, जो भी वो संख्या है का गुणनफल के, ठीक है। अब देखिए यहाँ लासा मासा दिया गया, किसका किसका दिया गया, पी और क्यू का दिया गया, संख्या क्या है पी और क्यू है, लासा भी क्या है पी आर क्यू का लासा दिया गया, मतलब क्या है संख्या हमारा क्या है पी आर क्यू है। मतलब इस फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा हमारा लासा गुने मासा क्या हो सकता है, इसको लिख सकते हैं लासा गुने मासा क्या हो जाएगा हमारा उन संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा, मतलब पी गुने क्यू हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा पी गुने क्यू, हमारा क्या है आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए क्या ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर कितना है ए में आपको मिल गया, ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ठीक है। चलिए कर लिए बता दी इसको। और तरीके अगला भी एकदम सेम कॉन्सेप्ट का है, देखिए तो दो धन पूर्णांकों ए और बी के लिए इतना का मान क्या होगा, मतलब देखिए तो सिंपल, इसी को बस थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है, इसका आंसर आ गया नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 का ए नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 23 का देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 23 का देख रहे हैं, ये क्या बोल रहा है सिंपल, क्या हम इसी को इसमें क्या है संख्या बदल दिया गया, संख्या क्या दिया गया है मासा लासा किसका ए और बी, ए कॉमा बी दिया गया, मतलब क्या है ए और बी संख्या दिया गया है, और यहाँ पे लासा भी क्या है ए कॉमा बी, मतलब संख्या हमारा ए है और बी है। अर्थात यहाँ पे क्या है हो जाएगा, लिख सकते हैं लासा गुने मासा, मतलब लघुत्तम समवर्त है गुने महत्तम समवर्तक मासा बराबर क्या हो जाएगा संख्या, इसमें क्या संख्या यहाँ पे है हमारा ए और बी है, मतलब ए गुने बी के हो जाएगा। और पूछे क्या रहा हमका इस रूप का होना चाहिए, मतलब क्या है ए बी इसके यहाँ होना चाहिए, बड़ा रूप में होना चाहिए। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, ये का अगला स्टेप क्या हो जाएगा, अगला स्टेप हमारा हो जाएगा लासा गुने मासा, और देखिए इधर क्या है इसको बराबर के दोनों के बराबर के इधर ले आइए, तो इधर इधर तक कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं, एक इधर रहता है ना, क्योंकि देखिए इससे किसी के साथ गुना क्या है तो मतलब एक के साथ गुना वाला पक्का है, एक के साथ उसे क्या गुना में, अगर के लिख दिया इसका मतलब क्या है एक गुने के, इसको हम लिख सकते हैं, मतलब ये क्या है हमेशा छिपा रहता है गुना के रूप में, ठीक है। चलिए यहाँ क्या है ए बी है, मतलब क्या है ए बी गुने एक लिखा बोल सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए हमको ए बी यहाँ क्या इसके साथ क्या है गुना के रूप में दिख रहा है, बराबर किधर ले क्या होगा भागा में जाएगा, क्या भागा में आ गया ए गुने बी, यहाँ बचा क्या कुछ नहीं, यहाँ पे जो एक ही था एक हमारा बच जाएगा, मतलब लासा गुने मासा बटे ए बी गुने बटे ए बी ए गुने बी क्या हमेशा आएगा, हमेशा एक आएगा, ठीक है, हमेशा ऑलवेज। क्या ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है ए नंबर सही होगा, ऑप्शन नंबर ये क्या होगा हमारा सही होगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है हमारा, ठीक है देखते हैं, कर लिए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि दो संख्याओं का मासा 27 है एवं लासा 162 है, यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। फिर एकदम सेम कॉन्सेप्ट पे, यही कॉन्सेप्ट पे क्या है, यही लासा ने मासा वाला पे है। इसमें क्या बोला है लासा कितना दिया गया है, एकदम सेम क्वेश्चन पे चलिए बनाते हैं सिंपल। लासा यहाँ पे क्या है एक संख्या क्या है, हम पहली संख्या मानते हैं या फिर सिंपल बदल थोड़ा सा, यहाँ पहली संख्या मान लीजिए, पहली संख्या लिख लीजिए और गुने दूसरी संख्या, मतलब ए गुने बी मतलब वही था ना, पहली संख्या पे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। चलिए अब देखिए लासा कितना दिया गया आपका, लासा आपको दिया गया कितना है 27, सॉरी मासा दिया गया 27, लासा कितना है 162 है, 162 लासा है और 27 क्या है मासा, इतना बराबर। पहली संख्या दिया गया क्या, पहली संख्या आपका दिया है 54, आपका पहली संख्या है 54, तो बोल क्या रहा है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं दूसरी संख्या। अब दूसरी संख्या ज्ञात करना क्या करेंगे, दूसरी संख्या बराबर 54 को बराबर किधर ले आइए, तो क्या आ जाएगा हमारा 162 गुने 27 और इधर क्या आ जाएगा 54, क्योंकि इधर 54 क्या था इधर गुना में, बराबर किधर आया तो भागा में हो जाएगा, भागा में आ गया 27 ना 54 दो बार में कट गया, दो बार में ये भी कट गया, मतलब कितना 81,
फाइनली आपका कितना आ गया, दूसरी संख्या 81 बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या, हमारा दूसरी संख्या कितना आपका आया 81। आपका ऑप्शन नंबर कितना है देखिए तो, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए ये भी काफी क्या है, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी काफी याद रखिएगा। लासा गुणे मासा बराबर संख्याओं का गुणनफल, बार बार इस्तेमाल करता है इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है, अभी देखिए क्या है, ऊपर में बताया था, ये हमारा क्या होता है 2p+1 के रूप में, ठीक है, हमेशा क्या होता है 2p, हाँ 2p नहीं है क्या, चलिए आपने थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया है, क्या यहाँ पे 2p के रूप में नहीं दिया है, क्या दिया गया है 6q के रूप में दिया है, क्या है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट तो कॉमन रहेगा कि विषम संख्या वैसी संख्या जिसमें हमेशा शेषफल में एक रहे। देखिए तो इन सभी रूपों में से किसमें शेषफल में एक है, देखिए तो ये क्या है, शेषफल में एक हमारा क्या है, ये हमारा शेषफल में एक रहा, तो क्वेश्चन नंबर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, एक हमेशा एक धनात्मक विषम पूर्णांक का मानक रूप होगा। अब वहां पे क्या है, अब q का मान कुछ रखते रहिए, पूरा धनात्मक पूर्णांक 1 से लेकर जितना था 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ रखते रहिए, हमेशा क्या है एक विषम संख्या ही मिलेगा जब आप 6q+1 के रूप में लीजिएगा, तो क्योंकि +1 क्या है शेषफल है, और जैसे +1 शेषफल हमेशा रहेगा तो हमेशा क्या है एक शेषफल आएगा ही, कोई भी संख्या q के मान कहीं भी कुछ रखिए हमेशा क्या है एक शेषफल आएगा ही, मतलब क्या हमेशा विषम संख्या होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए तो आज लास्ट क्या करते हैं हम, ये 25 क्वेश्चन ही करते हैं, 25 क्वेश्चन करके क्या है हर एक क्लास में हर एक दिन 2 क्लास लेंगे, ठीक है। टाइम बताते हैं, शाम को 3 बजे, और 3 बजे से एक क्लास होगा, फिर अगला क्लास होगा आपका 3 से 3 नहीं 3 और 4:30 बजे से, 3 से पहला क्लास होगा, दूसरा क्लास कितना होगा 4:30 बजे से, ठीक है, 3 और 4:30, मतलब 1.5 घंटा के गैप पे, ठीक है, 1 घंटा यहाँ पे 1 घंटा क्लास होगा, 1 घंटा कोनो क्लास 1.5 घंटा भी हो जाएगा, खींचा जाएगा, क्योंकि देखिए कोनो में 25 क्वेश्चन में हो सकता है 10 क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा ला गया, लघु तरीय ला गया, थोड़ा सा कहीं कहीं रहता है, मतलब रहेगा ऑप्शन में, पर क्या उसको बनाएंगे तो लघु तरीय थोड़ा पूरा बनेगा, तो वैसे क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए क्या है हम प्रॉपर टाइम लेते हैं, 1.5 घंटा टाइम लेते हैं, 1.5 घंटा आसपास 25 क्वेश्चन 1.5 घंटा में हो जाएगा, अर्थात 3 बजे से क्लास होगा, 3 से लेकर के 4:30 बजे तक, फिर 4:30 बजे से लेकर के एक क्लास और होगा 4:30 से लेकर के आपका होगा शायद 5 बजे तक, 4:30 से आधा घंटा हुआ तो 5 बजेगा, 5 से फिर 6, मतलब 6 बजे होगा, नहीं मतलब 3 से 4:30, 4:30 से 6, ठीक है, ये आपका 2 क्लास होगा हर दिन। तो पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि बिहार बोर्ड में एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बहुत ज्यादा महत्व होता है, 50 नंबर का होता है, वो भी क्या है 100 नंबर होता है, 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है, क्वेश्चन रहता है 100 को क्वेश्चन रहता है, उसमें 50 ही बनाना होता है, मतलब अगर कोई चाहे तो 50 नंबर मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बना के ही अच्छा खासा नंबर ला ले, फेल तो कभी वो होगा ही नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से वो पास कर लेगा, ठीक है। चलिए तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले क्लास में, और अगला क्लास क्या है, ये 3 बजे ये क्लास शुरू हुआ है, अगला क्लास क्या है 4:30 बजे, सॉरी हाँ 4:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए इसी प्रकार से, मिलते हैं अगले क्लास में, तो बाय बाय, ये था हमारा पहला क्लास ऑब्जेक्टिव का, ठीक है।